सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप में से जिन भी प्रशिक्षुओं ने हमसे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ली हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से मैंने आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही कम समय में कराई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कोविड-19 के कारण आप लोगों के एग्जाम नहीं हो पाए थे फर्स्ट सेमेस्टर के। मैंने हर एक विषय का इस तरीके से वीडियो बनाया था कि आप लोगों में से अगर जिस भी प्रशिक्षु ने पूरा शुरू से नहीं पढ़ा था उसको भी बहुत हेल्प मिली थी उन वीडियोस से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसी ही वीडियोस लेकर के आऊं कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और वो एक वीडियो आप देख करके पूरे उस विषय को समझ सकें और आप उस विषय में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मैंने यहाँ पर आप लोग का जो सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके पूरे सिलेबस को इस एक वीडियो में कवर कर लिया है। इस एक वीडियो को जो भी प्रशिक्षु पूरा देख लेगा उसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से वो इस विषय को समझ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को इस विषय की शुरुआत से लेकर के यानी कि शुरू में लेकर के जितने भी चैप्टर हैं लेकर के लास्ट तक हम हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको खुद तो इसे अच्छे से पढ़ना ही है, देखना ही है, ताकि आपका सेकेंड सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है, आप हर एक प्रशिक्षु तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 से रिलेटेड, क्योंकि ये बार-बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितनी चीजें पूछी गई हैं वो तो मैंने एक भी नहीं छोड़ी है। आप जब पूरा मैं अभी पढ़ाने चल रही हूँ, जब मैं शुरू करूंगी तो आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से आपकी तैयारी कितनी है और आपने कितने अच्छे से इस पूरे पेपर को, जो कि 50 नंबर का है, इसमें आपकी तैयारी क्या है अभी आप खुद समझ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 21 ए क्या है आप लोगों को अच्छे से पता है। और इसमें क्या है, इसमें है 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए राज्य को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यानी कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चा जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का है उसको शिक्षा मिले, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। और यह हर एक बच्चे का शिक्षा का अधिकार है कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु में। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा आपको पता है, कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी, उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक। और ये लिखा कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 21 ए में। और अनुच्छेद 21 ए में संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, भाग कौन सा है, भाग 3 संविधान का। अब देखिए धारा 45 क्या है। धारा 45 में भी यही चीजें लिखी हुई हैं। सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से लेकर के 14 वर्ष आयु के वर्ग के प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, प्रत्येक बालक और बालिका को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये धारा 45 में लिखा हुआ। तो एग्जाम में पूछता है, धारा पूछेगा तो धारा 45 आपको लिखना है। और अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 21 ए में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और धारा 45 में भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि धारा 45 और 21 ए दोनों ही 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ही बात करते हैं। बस आपको एग्जाम में क्या करना है, जब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 से, धारा पूछेगा तो धारा 45। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई, 22 अगस्त 1947 को। यानी कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947, उसके ठीक 7 दिन बाद 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई थी अपने देश में। इसके बाद फिर देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 ए कब जोड़ा गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 ए कब जोड़ा गया। तो 21 ए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आप याद रखिएगा
इसके बाद देखिए, इसी के साथ बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य मौलिक अधिकार बन गई। जैसे ही अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये क्या बन गया? ये निःशुल्क तथा अनिवार्य मौलिक अधिकार बन गया। क्या? शिक्षा। शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य मौलिक अधिकार बन गया हर एक बच्चे का। अब इसके बाद आरटीई एक्ट 2009 है। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में बार-बार पूछा गया है। आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये 4 अगस्त 2009 को संसद में पास हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू हो गया था। तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। बाकी पूरे देश में क्या हुआ था? ये लागू हुआ था और 4 अगस्त 2009 को संसद में पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। अब भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का मतलब है कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद हम नया चैप्टर देखेंगे और इसमें आप देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई, एक एक डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितना यहाँ पर अगर मैंने पढ़ाया, अगर आपने पढ़ लिया ना, तो इतना ही बहुत बहुत है आप लोगों के लिए इस चैप्टर में। अब इसके बाद 1813 का घोषणा पत्र। दोस्तों, पहली बार, चूंकि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज भारत में आए, मेहमान बन के आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे देश पर धीरे धीरे क्या किया? अधिकार कर लिया। तो व्यापार करने तो आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया, हर जगह वो पहुंच गए। तो उन्हें पहली बार शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई, हमारे देश की शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्हें तो कोई मतलब था नहीं पढ़ाई लिखाई से देश के, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ले तो लिया इस जिम्मेदारी को, लेकिन वो सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो 1813 का आज्ञा पत्र था, पहली बार आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आज्ञा पत्र में एक धारा यह जोड़ी गई, प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की पृथक राशि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने, विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि पहली बार ये डिसीजन लिया गया कि कम से कम 1 लाख रुपया शिक्षा पर व्यय होगा 1813 के घोषणा पत्र में। और यहीं से प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा जो विवाद था, यहीं से उसका जन्म हुआ था 1813 के घोषणा पत्र से। तो प्राच्य और पाश्चात्य का मतलब क्या था? कुछ भारतीय विद्वान थे जो मानते थे कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जो प्राचीन वेद पुराण है, उसके अनुसार शिक्षा दी जाए बच्चों को। तो ये हो गए थे प्राच्यवादी, ठीक है, ये प्राच्य शिक्षा को मानने वाले हो गए। अब जो पाश्चात्यवादी थे, पाश्चात्यवादी क्या मानते थे? वो कहते थे कि बच्चों को आधुनिक की शिक्षा दी जाए, जो इस समय जरूरी है, जो इस समय के अकॉर्डिंग बच्चों को सीखनी चाहिए, इस समय के अकॉर्डिंग वो पढ़ेंगे लिखेंगे, इस समय का जो साहित्य है वो उन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सके और इस समय के माहौल के अकॉर्डिंग वो क्या करें, अपने आप को ढाल सके। और इस समय की अगर वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो वो अपना चल करके आगे एक व्यवसाय भी कर सकेंगे। तो ये पाश्चात्यवादी थे। तो इस तरीके से प्राच्य और पाश्चात्य में एक जंग छिड़ गई कि किस तरीके से इस पैसे का बंटवारा हो। तो यहीं से इस विवाद का जन्म शुरू हुआ। इसके बाद दोस्तों अब देखिए, इसको हल किसने किया? इसका हल किया लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले, आप याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रस्ताव रखा और 2 फरवरी 1835 डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया। तो 2 फरवरी 1835 को। और इसने क्या किया? इसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले क्या कहता था? अब आप सुनिए। लॉर्ड मैकाले चूंकि क्या था? एक अंग्रेज था। तो अंग्रेज, यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, जितने भी अंग्रेज हैं उन सभी ने क्या किया था? उन सभी ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। अगर लॉर्ड मैकाले की शैक्षिक ढांचे की आपको गुण लिखने को आता है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। कैसे की थी अभी मैं आपको बताती हूँ। इनका निस्यंदन सिद्धांत तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जितनी भी जगह ये निस्यंदन सिद्धांत आया है, चंडीगढ़ का सिद्धांत आया, चेन्नई का सिद्धांत आया है, मैंने बहुत ही अच्छे से वहां पर व्याख्या की है।
तो यहाँ पर आप देखिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का तो इन्होंने अंत किया ही, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए मैकाले का क्या कथन था, हम भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय हो, किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लॉर्ड मैकाले ऐसी शिक्षा देना चाहता था भारत में, या एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो केवल रंग रूप में देखने में भारतीय लगे, लेकिन जो उनकी सोच हो, जो उनके आदर्श हो, जो उनकी बुद्धि हो, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। तो ये क्या करना चाहता था, ये अपने देश में भारत में एक बाबू वर्ग बनाना चाहता था, या फिर एक स्वामी इस तरीके का कि जो इसकी भक्ति कर सके, जो अंग्रेजों की गुलामी कर सके, इस तरीके का एक वर्ग बनाना चाहता था। अब इसका निस्यंदन सिद्धांत क्या है, तो मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ, वैसे भी आपको याद हो गया होगा कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित करना, और यह शिक्षा धीरे धीरे जन साधारण लोगों तक पहुंचे, यानी कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देना, और वो शिक्षा छन छन करके जन साधारण यानी कि जो सामान्य लोग हैं उन तक ये शिक्षा पहुंचे। यही था लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीगढ़ का सिद्धांत। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी किताब का सार मैं बता दूं, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है सभी टॉपिक्स को, तो आपको ऑलरेडी सभी की क्लासेस मिल जाएंगी चैनल पर। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, वुड का घोषणा पत्र क्या है। वुड का घोषणा पत्र देखिए, वुड के घोषणा पत्र में श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। इतना एग्जाम में पूछता है कि वुड का घोषणा पत्र कब आया, तो 1854 में आया। ये आपको याद रखना किस सन में आया, 1854। बस ये आपको याद रखना है, 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, या उन्होंने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। और इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है। और किसने कहा है, श्री जेम्स ने कहा है। और श्री बसु ने क्या कहा है, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। ये तो नहीं कहीं भी तक पूछा गया है, लेकिन ये भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो वुड के घोषणा पत्र को कहा गया है। दोस्तों वुड के घोषणा पत्र में एक चीज और है, भारत के विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बनाया जाए। दोस्तों वुड ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। वुड के घोषणा पत्र में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। यहीं पर पहली बार कहा गया कि बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दी जाए, और भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय हुआ, मुंबई विश्वविद्यालय हुआ, इन्हें लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाया जाए या उसके आधार पर बनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर बहुत ध्यान दिया गया। तो बहुत सारे अच्छे काम भी किए गए वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। अब यहाँ पर हम हंटर आयोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि हंटर आयोग जो है इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हंटर आयोग ने सबसे अधिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हंटर आयोग ने शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया था, तो प्राथमिक शिक्षा पर। और चूंकि ये प्राथमिक के लिए ही आप पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्राथमिक के बच्चों को ये पढ़ाने के लिए, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए 3 फरवरी 1882 को इस आयोग का गठन हुआ था। 3 फरवरी 1882 को, 1882 याद रखिएगा। इस आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इससे पहले आपने किसको देखा, 1813 के आज्ञा पत्र को, फिर लॉर्ड मैकाले को, फिर किसको देखा आपने, फिर देखा आपने वुड के घोषणा पत्र को। इसमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारतीयों की शिक्षा की बात है तो ये जिम्मेदारी भारतीयों को दी जाए। ना तो वुड ने कहा, ना तो मैकाले ने कहा, ना तो 1813 के घोषणा पत्र में कहा गया। जबकि हंटर आयोग में सबसे पहले क्या कहा गया कि ये जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है, चूंकि ये भारतीयों को ही दिया जाए। क्यों भारतीयों को दिया जाए, क्योंकि ये उनका देश है, तो उन्हें भी इसकी समझ है कि हमारे देश में कौन सी शिक्षा बच्चों को दी जाए जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार इस आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जो कि बहुत अच्छा सुझाव था। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हंटर आयोग में किस तरीके से कुछ अच्छी चीजें भी आपको देखने को मिली। इसके अलावा
पहली बार 10+2 लेवल पर, जैसे कि आपको पता है अभी तो फिलहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, उसके अकॉर्डिंग तो चीजें बदल गई हैं, लेकिन ये जो 10+2 का सुझाव था इसमें वर्ग ए और वर्ग बी करके था, जिसमें कला वर्ग के बच्चे अलग पढ़ते थे और साइंस वर्ग के बच्चे अलग, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की तरह और कला की शिक्षा की तरह भी डिवाइड थे सेक्शन। यानी कि जो 10+2 स्तर की जो शिक्षा थी वो हंटर आयोग की देन है। इसी में बताया गया था कि किस तरीके से, जैसे अगर हमें साइंस, ऐसे हमें अगर बच्चे डॉक्टर बनना है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बायो लेते हैं, इंजीनियर बनना है तो बच्चे मैथ्स लेते हैं। तो ये हंटर आयोग ने ही शुरू किया था। तो इस तरीके से दोस्तों हंटर आयोग ने बहुत अच्छी चीजें भी दी थी। इन्होंने भी लड़कियों की शिक्षा की बात की थी, शिक्षक प्रशिक्षण की बात की, संस्थानों की बात की थी, और हंटर आयोग ने भी मेनली प्राथमिक शिक्षा पर ही अधिक ध्यान दिया था। इसके बाद हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति देखेंगे, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। लॉर्ड कर्जन दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया था शिमला में 1901 में। अब 11 मार्च 1904 को सरकारी प्रस्ताव के रूप में यह प्रकाशित किया गया था। 11 मार्च 1904 को किया गया था। और शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1901 में, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कराया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद एग्जाम में ये पूछता है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? 1904 में, या 21 मार्च 1904 को। पूरी डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1904 ही याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोग 1902 में और अधिनियम 1904 में, ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्टांग समिति के बारे में। हर्टांग समिति क्या थी? हर्टांग समिति 1929 में बनाई गई थी और इसने भी प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था। और इन्होंने सबसे पहले इस चीज को पकड़ा कि कैसे बच्चे स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं या बच्चे क्लासेस को पास नहीं कर पाते हैं। पहली बार किसी समिति ने इस पर बात की कि जो बच्चे स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं उनके साथ हम क्या करें, कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं या बच्चे क्लास को पास नहीं कर पाते हैं। तो हर्टांग समिति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसीलिए इसने ही सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन पर बात की थी। अपव्यय या ह्रास का मतलब क्या होता है? बच्चे का बीच में स्कूल छोड़कर चले जाना, या फिर बच्चा 2 महीने 3 महीने स्कूल आया उसके बाद अचानक वो स्कूल छोड़कर चला गया, या इन्हें ही हम ड्रॉप आउट बच्चे भी कहते हैं। अब अवरोधन क्या है? अवरोधन भी बहुत ही आसान है, आपको पता है। एक ही कक्षा में जब बच्चा कई साल तक पढ़ता है और वो पास नहीं हो पाता है और बार बार उसी कक्षा में रह जाता है, तो ये क्या होता है, उसकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम अवरोधन कहते हैं। तो अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले किसने बात की थी? हर्टांग समिति ने बात की थी। अपव्यय या ह्रास क्या होता है? एक ही चीज है। और अवरोधन आपने देख लिया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई। अब यहाँ से आपको पढ़ना है कि हमारे देश की जो शिक्षा है, जो हमारे देश की शिक्षा है वो किस तरीके से परिवर्तित हुई। और जैसा कि नाम ही है इस पूरे पेपर का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उसमें आजादी के पहले से लेकर के आजादी के बाद तक क्या क्या चेंजेस हुए हमारे प्राथमिक शिक्षा में, यही हमें पढ़ना ही है। दोस्तों जो राधा कृष्णन आयोग था, इसमें देखिए, इसमें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा पर बात की गई थी। तो केवल आपको क्या याद रखना है कि राधा कृष्णन आयोग कब गठित हुआ था? 1948 में। और इसने किस पर ध्यान दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान दिया था। बस यही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, तो इसे प्राथमिक से कोई मतलब था नहीं खास, लेकिन आपको याद रखना है कि कब बनी थी और किस पर इन्होंने ध्यान दिया था, बस। इसके बाद अब मुदलियार आयोग है। मुदलियार आयोग क्या है ये भी आप देखिए। मुदलियार आयोग को हम क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो आप याद रखिएगा, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार क्या थे? इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो मुदलियार आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। और जो ये आयोग बनाया गया था, इसका जो मुख्य ध्यान था वो कहाँ था? वो था माध्यमिक शिक्षा आयोग पर। मतलब इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बहुत अधिक कार्य किया था। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो मुदलियार आयोग है, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया और माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास किया। माध्यमिक शिक्षा में जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया और सरकार को बहुत सारे सुझाव भी दिए। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है कि राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, मुदलियार आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए। इसमें से कोई भी प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं बनाया गया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो आता है प्राथमिक शिक्षा के लिए, वो आता है कोठारी आयोग।
और कोठारी आयोग को ही हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। पहली बार कोई आयोग बनाया गया आजादी के बाद जिसने बात की राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की और जिसमें प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से शामिल थी। तो 1964 से लेकर के 1966 तक ये समिति या ये आयोग इसने अपनी बहुत सारे सुझाव दिए और यहाँ पर गठन देखिए 14 जुलाई 1964 को। और दौलत सिंह कोठारी क्या थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी जी। तो ये आप इतना याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कोठारी आयोग था इसने स्कूली शिक्षा में सुधार किया काफी हद तक। जो कोठारी आयोग बना था इसने, क्योंकि इसने विद्यालय पाठ्यक्रम में भी सुधार किया। इसके अलावा निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षा, इस तरीके से कई क्लासेस में डिवाइड करके शिक्षा को बहुत ही सुव्यवस्थित बनाया। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखोगे कि शिक्षण विधियों में भी सुधार करने की पूरी कोशिश की गई कोठारी आयोग में। यहाँ पर भी शिक्षक प्रशिक्षण की संस्थानों को खोलने की बात की गई। इसके अलावा दोस्तों जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने अविवाहित तथा विवाहित लड़कियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया, यानी कि लड़कियों के अंदर ऐसी स्किल आए कि वो खुद रोजगार कर सके, वो खुद आत्मनिर्भर बन सके। ये भी इस आयोग ने इसकी भी संस्तुति दी थी। इसके अलावा दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण में पृथकता का अंत किया और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने का भी प्रयास किया। किस तरीके से बच्चों को व्यावसायिक सुविधा दी जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो गई कोठारी आयोग की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 दोस्तों बस आपको नाम याद रखना है और साथ ही ये कब बनी थी 1968 में, और ये किस लिए बनी थी? कोठारी आयोग में जो छोटी मोटी त्रुटियां रह गई हैं उनको सुधारने के लिए, बस। इसके अलावा और इसमें कुछ खास नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो है, अब यहाँ से आपके 25 से भी ऊपर नंबर आपको अब यहाँ से मिलने वाले हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतना ध्यान से एक एक चीज को अब पढ़िएगा। इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये दोनों के ही नाम से ये शिक्षा नीति जानी जाती है। तो आपको दोनों को ही अच्छे से याद रखना है और बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा। इसमें कुल 12 खंड थे, पहले तो आप ये याद रखिएगा। इस शिक्षा नीति में टोटल 12 खंड थे और पूरे देश का शैक्षिक ढांचा 10+2+3 यानी कि हाई स्कूल, 2 साल का इंटरमीडिएट और 3 साल का ग्रेजुएशन, इस तरीके से बनाया गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी नई चीजें आई, जैसे कि कंप्यूटर आया था पहली बार हमारे देश में, तो कंप्यूटर की शिक्षा भी बच्चों को दी जानी शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हमारे प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी बात की गई और ये 1987 और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना भी हो गई, यानी कि ये पूरी तरीके से ये कार्य भी करने लगा विद्यालयों में। इसके अलावा डाइट की स्थापना, हर एक जनपद में आप हर एक जिले में देखते हो कि डाइट आपको मिलेगा, डाइट की स्थापना हुई है। तो डाइट की भी स्थापना किसके अंतर्गत की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही की गई। दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हो ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे, हर एक क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ निश्चित रूप से लिख करके ही आओगे, क्योंकि इतना मैटर अगर आप पढ़ करके जाते हो तो कुछ छूटने नहीं पाएगा आपका। इतने अच्छे से मैं यहाँ पर पढ़ा दे रही हूँ आपको। अब इसके बाद दोस्तों 1986 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये तो आपने देख लिया, और इसमें जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई थी वो भी आपने देख लिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डाइट की स्थापना। यही 2 चीजें बार बार एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति क्यों बनाई गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा के लिए यह बनाई गई थी और यह 7 मई 1990 को यह समिति बनी थी। तो आप डेट भी याद रख सकते हैं, तो चाहे तो केवल सन ही याद रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस लिए बनी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। इसके बाद 1992-93 में प्रोफेसर यशपाल समिति बनी या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, और यहाँ पर आप देखिए यह समिति बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए, बस्ते का बोझ या पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए समिति बनी थी। बस ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है, बस्ते के बोझ या पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए समिति बनाई गई थी। और इसमें कुल 23 खंड है। कितने खंड है? 23 खंड है। और अभी आपने देखा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 12 खंड है और इसमें 23 खंड है, याद रखिएगा।
और इसे हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी। 92 में यह समिति बनी थी और 93 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी थी। अब इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 आता है। 2005 इसके भी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ही जी थे। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो प्रोफेसर यशपाल ही थे इसके भी अध्यक्ष, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों को बाहरी ज्ञान, बाहरी दुनिया के ज्ञान से जोड़ना। जो किताबी ज्ञान है उससे बाहर निकाल करके बच्चों को किताबी ज्ञान तो सिखाना है, लेकिन जो किताब में चीजें लिखी गई हैं उनको कैसे बाहरी दुनिया से जोड़े, ये भी बच्चों को सिखाना है। और इस तरीके से सिखाना है कि बच्चों को अपनी जो बुक है वो बोरिंग ना लगे, बल्कि उनको इंटरेस्टिंग बना करके टीचर उसको पढ़ाएं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो था ये पूरी तरीके से बच्चों के नॉलेज को, बच्चे के किताबी ज्ञान को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे उत्तरदायित्व बताए गए और बच्चों के लिए भी बहुत सारे उत्तरदायित्व बताए गए किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए स्कूल में। अब इसके बाद शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 बनी और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए। स्पेशली केवल शिक्षकों के लिए ही बताया गया है इसमें कि किस तरीके से उनके क्या-क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे उनके अंदर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएं, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब इसके बाद दोस्तों जो जितने भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए, जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, आपको एक-एक को याद रखना है, किसी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे यहीं से पूछे जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, मैंने बार बार आपको बताया है। कोई भी कमरा, क्लास कब बनता है? क्लास वो तभी कहलाता है जब उसमें आप एक ब्लैक बोर्ड ला करके टांग दोगे, या आपने एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया तब वो क्लास, उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने केवल एक ब्लैक बोर्ड अगर लगा दिया, एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लग गया, इसका मतलब वो क्लास बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए इस योजना का नाम ही रखा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना था, यानी कि कम से कम सुविधाओं में भी कैसे हम बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। कम से कम सुविधाओं का मतलब कि स्कूल में कम से कम 2 कमरे हो, आगे एक छोटा सा बरामदा हो, कम से कम 2 टीचर हो, कम से कम 2 टीचर हो जिसमें से एक महिला टीचर हो, स्कूल में गणित किट हो, विज्ञान किट हो, पाठ्य पुस्तकें हो, चौक, डस्टर, मानचित्र, ग्लोब, ये सभी चीजें कम से कम जो सीमित चीजें हैं वो बच्चों को मिले और कम से कम संसाधन में भी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सके शिक्षक। यही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। और 1987-1988 में यह कार्य करना शुरू भी कर दिया, तो आपको याद रखना है। और 1993-1994 में जब देखा गया कि प्राथमिक में ये योजना बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर इसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 6, 7 और 8 में भी इस योजना को लागू किया गया। 1993-1994 में भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी यह योजना लागू की गई। तो आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कब लागू की गई, तो 1993-1994 के बीच में लागू की गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पी मोस्ट का एक बार फुल फॉर्म पूछा है आपके एग्जाम में, तो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। आपको फुल फॉर्म जितने भी यहाँ पर हैं सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अध्यापकों के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम का मतलब है कि अध्यापकों को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, किस तरीके से उनको स्किल्ड बनाया जाए, कैसे वो स्कूल में कक्षा को कैसे वो आकर्षक बनाए, क्लास में क्या क्या चीजें रखें, बच्चे देख करके क्लास को आकर्षित हो और वो विद्यालय में आने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और वो रोज पढ़ने आए। तो इस तरीके से टीचर्स को इतनी स्किल दी गई कि कैसे बच्चों को आपको इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ानी है, कैसे बच्चों को आपको समझाना है और कैसे चीजों को बच्चों को इस तरीके से बताना है कि बच्चे उसको अपनी बाहरी दुनिया से अपने आप उन चीजों को जोड़ ले और आपको एग्जाम्पल दे दे के बच्चों को पढ़ाना है। ये सभी चीजें बताई गई पी मोस्ट के अंतर्गत। इसके बाद एसओपीटी है। एसओपीटी तो स्पेशली केवल और केवल प्राथमिक के टीचर्स के लिए ही था, प्राइमरी के टीचर्स के लिए ही बनाया गया और स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, यानी कि ये स्पेशल प्रोग्राम से किसके लिए, टीचर्स के लिए। और एग्जाम में दोस्तों पूछा है कि एसओपीटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1993-1994 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है।
और एसओपीटी का फुल फॉर्म करके भी पूछा गया, तो स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स। और पी मोस्ट का फुल फॉर्म भी आपने देखा, एसओपीटी का भी देखा, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने फुल फॉर्म बहुत ही अच्छे से सबका लिख दिया कि आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कर लें। इसके बाद अब यहाँ से हम देखेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी 5 अक्टूबर 1993 को ये योजना बनी। और बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या था कि जो भी सुविधाएं सरकार देती है बेसिक शिक्षा के लिए, इनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसको देखना। सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, आपको पता है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं प्राथमिक विद्यालयों में, जैसे कि मिड डे मील योजना हो, आपको पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तो चली रही है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं लगातार स्कूलों में चलती रहती है, तो इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये सब काम किसका है, बेसिक शिक्षा परियोजना का है। ये सभी चीजें देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि सभी कार्य अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, दोस्तों इसके अंतर्गत भी सेम वही चीजें हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की संख्या स्कूलों में किस तरीके से बढ़ाई जाए, कैसे बच्चों को और अधिक सुविधाएं दी जाएं। और ये जितने भी कार्यक्रम हैं ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। प्राइमरी में जितनी भी योजनाएं आप पढ़ोगे सब 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, या कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि कक्षा 1 से 8 में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरीके से 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मैक्सिमम ये चीजें बनाई गई हैं। लेकिन जो डीपीईपी योजना है, इसमें दोस्तों देखिए 6 से लेकर के 11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये याद रखनी है कि 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन्हें किसी भी तरीके से विद्यालय में हमें लेकर के आना है। तो ये भी इस योजना का टारगेट था, या इस जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का टारगेट था। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है, 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सारी योजनाएं हैं, ये आपको नहीं भूलना है। ये डीपीपी में केवल और केवल आप थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं कि 6 से लेकर के 11 वर्ष तक की बात की गई है, लेकिन मैक्सिमम आप जितने भी योजनाएं देखोगे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की ही आपको मोस्टली मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक और खास चीज है कि जो ड्रॉप आउट की दर है उसको 10% तक कम करना है, और धारण क्षमता को क्या करना है, 90% तक बढ़ाना है। एडमिशन की दर को 90% करना है, और जो ड्रॉप आउट, जो बच्चे स्कूल से अचानक बिना बताए चले जाते हैं या फिर वो आते नहीं है, इसको हमें 10% तक कम करना है, इसे घटा देना है। और डीपीईपी के प्रथम चरण में 7 राज्यों के 42 जनपद शामिल थे। द्वितीय चरण में 22 जनपद किसके, उत्तर प्रदेश के, और तृतीय चरण में 32 जनपद उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा आप लोगों की एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए एक प्रोग्राम चला था, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, या विद्यालय शिक्षा की तैयारी, या विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। तो इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि जिन बच्चों ने भी पूर्व प्राथमिक की क्लासेस नहीं ली, मतलब आपको जैसे पता है कि जो प्राइमरी में स्कूल में क्या होता है, सीधे बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 1 से पढ़ने की सुविधा होती है। तो कक्षा 1 से पढ़ने की सुविधा होती है, तो कक्षा 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी में, आपको पता है। तो इसमें एलकेजी यूकेजी तो कोई इस तरीके का तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, तो वहां पर आंगनवाड़ी में उनको प्री प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा आंगनवाड़ी गया नहीं, सीधे स्कूल में आ गया, प्राइमरी स्कूल में आ गया, तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए तो वहां पर सिलेबस बनाया गया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा सीधे कक्षा 1 में आया है, तो उसे क्या करना, उससे पहले पूर्व प्राथमिक की शिक्षा देनी है। कब से कब तक, 6 सप्ताह से लेकर के 2 माह, यानी कि लगभग 6 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक बच्चे को क्या करना है, उसे पूर्व प्राथमिक की शिक्षा देनी है। जब वो पूर्व प्राथमिक की शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तब उसे कक्षा 1 के बच्चों के साथ फिर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ देना है। यही है विद्यालय शिक्षा की तैयारी। इसके बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान या राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मई 1988 को बनाया गया यह, और ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। इसका प्रेरक वाक्य क्या था, एक पढ़ाए एक, ये बहुत बार पूछा गया। पहली बार पूरे देश स्तर पर एक योजना चलाई गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या संपूर्ण साक्षरता अभियान। और यह आपको पता है कि इसके अंतर्गत सबसे
पहला जो साक्षर राज्य बना वो कौन बना? वो बना केरल। याद रखिएगा आप, सबसे पहला राज्य जहां पर 100% साक्षरता दर पाई गई वो था केरल। इसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कहीं-कहीं आपको सन 2000 मिलेगा देखने को, कहीं-कहीं सन 2001 मिलेगा और कहीं-कहीं इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा सन 2001 में ये योजना स्टार्ट की गई। लेकिन 1 अप्रैल 2000 में ये योजना स्टार्ट की गई। कब ये स्टार्ट की गई? डकार विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिएगा आप, किसके बाद ये निर्णय लिया गया? डकार विश्व सम्मेलन के बाद। और कब योजना स्टार्ट हुई? सन 2001 में। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना NPEGEL। इसका फुल फॉर्म जहां पर भी आया है मैंने आप लोग को बताया है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसको आप जितना हो सके उतना याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें क्या चीजें थी ये भी मैं आपको बता दूं। मुख्य रूप से अपवंचित वर्ग की लड़कियों के लिए था, ऐसी लड़कियां जो शिक्षा की मुख्य धारा से बिल्कुल दूर हैं। और इसमें कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की बात की गई है इनके, कि किसी भी तरीके से इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और किसी भी तरीके से कक्षा 1 से 8 तक की इनको शिक्षा दी जाए, इनको कुछ स्किल सिखाई जाए ताकि ये लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इन्हें कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाए। और ये एग्जाम में पूछा है कि NPEGEL योजना के अंतर्गत किस क्लास तक की लड़कियों को पढ़ाने की बात की गई है? तो कक्षा 1 से 8 तक की। अब इसके बाद दोस्तों एक अभियान चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 से शुरू किया गया और सन 2004 से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। तो मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है कि स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? तो सन 2004 से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू कर दिया गया। अब इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इससे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है? कक्षा 6, 7, 8 तक की बालिकाओं के लिए बनाया गया है। ऐसी लड़कियां जो बहुत ही पिछड़े वर्गों से आती हैं या जो अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, जहां पर लोग लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसी जगहों पर लड़कियों के लिए विद्यालय, आवासीय विद्यालय बनाना और उन्हें निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, चिकित्सकीय सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराना और 6, 7, 8 की शिक्षा उन्हें देना। और ये लड़कियां 11 से 14 वर्ष तक की होती हैं। तो आपको याद रखना है कि कक्षा 6, 7, 8 तक की शिक्षा यहाँ पर लड़कियों को मिलती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब बनाई गई ये भी आपको याद रखना है। सन 2004, 2005 में ये योजना बनाई गई। तो ये योजना भी आपको याद रखना है कि सन 2004, 2005 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए, क्योंकि ये भी पूछता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कब बनाई गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर उन लड़कियों को शिक्षा दी जाती है जो अपवंचित वर्ग की होती हैं, जहाँ पर शिक्षा की जो साक्षरता की दर है महिलाओं की बहुत कम होती है। और हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में आपको एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिल जाएगा। इसके बाद आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात इसमें की गई है कि किस तरीके से बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उन्हें एक्टिविटीज के माध्यम से, खेल खिलौनों के माध्यम से शिक्षा को पढ़ाया लिखाया जाए, जो भी चीजें कराई जाए वो मतलब बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की ललक है वो जगा दी जाए। इस योजना के अंतर्गत यही बच्चों को बताया जाता था। इसके बाद अब हम देखेंगे राष्ट्रीय बाल श्रम योजना। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना कब लागू की गई? तो नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी। एग्जाम में 2 बार पूछा है आप लोगों के कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से लेकर के 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम योजना संचालित की गई, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना आ गई पोषाहार वितरण योजना, जिसे हम आज प्रेजेंट में MDM योजना के नाम से जानते हैं। पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 से और पूरे देश में पोषाहार वितरण योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत बच्चों को, जिन भी बच्चों की उपस्थिति पूरे महीने भर में 80% से ऊपर होती थी, उन्हें गेहूं और चावल मिलता था। कुछ किलो गेहूं और कुछ किलो चावल मिलता था। मतलब कि उन्हें
इसलिए मिलता था कि वो इसे अपने घर पर ले जाएं और उनके माता-पिता यही उन्हें खिलाएं, इसलिए मिलता था उन्हें। लेकिन होता क्या था, धीरे-धीरे देखा गया कि बहुत सारे अभिभावक क्या करते थे, उस राशन को बेच देते थे और वो उन बच्चों पर खर्च नहीं करते थे। तो फिर धीरे-धीरे सरकार ने क्या किया, सन 2004 में स्कूल पर ही मिड डे मील योजना की शुरुआत की, यानी कि स्कूल पर ही खाना बनवाना शुरू कर दिया गया। 2004 सितंबर 2004 से स्कूलों में खाना बनने लगा, मतलब स्कूल में बच्चे खाने भी लगे। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि बच्चों के नामांकन में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई, बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी। तो इस तरीके से देखा सरकार ने कि कैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है और ये योजना काम कर रही है, तो जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना के नाम से आज जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 2004 से स्कूल में पका पकाया भोजन मिलने लगा। और उससे पहले क्या मिलता था, 15 अगस्त 1995 को योजना शुरू की गई, लेकिन बच्चों को तब क्या मिलता था, तब राशन के रूप में गेहूं और चावल मिलता था। तो पोषाहार वितरण योजना बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि हर दिन बच्चे स्कूल में खाना खाते हैं, आपको पता है हर दिन मिड डे मील बनता है स्कूल में। तो ये एक योजना है जो पर डे आप देखोगे कि सरकार चला रही है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा आप इसको, 15 अगस्त 1995 आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से याद रखना है इस डेट को। और कब से स्कूल में पका पकाया भोजन मिलने लगा, सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन भी स्कूल में मिलने लगा। इसके बाद एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, एससीईआरटी का फुल फॉर्म, इनकी स्थापना कब हुई, इनका कार्यालय कहाँ पर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो मैंने सोचा इसको भी आपको बता दूं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म है एनसीईआरटी का। अब एससीईआरटी में क्या है, नेशनल की जगह पर स्टेट है, कुछ नहीं, बस केवल क्या करना है, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है हिंदी में भी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की, और इसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना के ठीक 20 साल बाद, 20 ईयर का गैप है। और इसका जो कार्यालय है वो लखनऊ में है। एससीईआरटी पर अक्सर बच्चे धरना देते हुए पाए जाते हैं, आपको पता है दोस्तों। इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जहां से भी डीएलएड कर रहे हो, सबको मान्यता किसने दी है, एनसीटी ने ही दी है। सभी कॉलेज को मान्यता कौन देता है, एनसीटी ही देता है। शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम कौन बनाता है, एनसीटी बनाती है। तो एनसीटी संस्था जो है, ये पूरी तरीके से जो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम होता है, टेट का, उसी के तर्ज पर यूपी टेट होता है, आपको पता है। तो ये सभी चीजें मैनेज कौन करता है, इन सभी चीजों के लिए रूल कौन बनाता है कि आपके आपके सीटेट की जो मार्कशीट की वैलिडिटी है वो कितने साल रहेगी या लाइफ टाइम हो जाएगी, इसको कौन इसमें कौन संशोधन कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, एनसीटी। तो एनसीटी संस्था शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई है, 17 अगस्त 1995 को, ये डेट भी आपको याद रखना है। और 15 अगस्त 1995 को क्या हुआ, अभी आपने देखा है, 15 अगस्त 1995 को क्या आपने देखा है, राष्ट्रीय पोषाहार वितरण योजना, या जिसे हम मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं, वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। और एनसीटी 17 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया। अब शिशु शिक्षा कार्यक्रम एक चला था, ये चला था 2 अक्टूबर 1975 में। तो ये आप डेट याद रखिएगा, यही एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने सोचा इसको भी आपको बता दूं ताकि कुछ छूटने ना पाए। अब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं, बस इसके बाद आपका ये पूरा किताब आपकी खत्म हो चुकी है इसके बाद। तो देखिए, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा, 1937 के वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। और बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को तो आप कभी मत भूलिएगा कि बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। और 1937 में इन्होंने वर्धा सम्मेलन में इसकी बात की थी, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, 16 मार्च 1911 को। इसको भी आप याद रखिएगा, पहली बार प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क रखने की बात की गई थी गोखले जी के द्वारा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी और कब की थी, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी कलकत्ता मदरसा की स्थापना। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में, 10 साल का अंतर है, 10 ईयर का, जोनाथन डंकन ने किया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में बना, ये भी पूछा गया एग्जाम में।
और शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1958 में। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पूरा आपका ये पेपर है, इसको मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दूं और एक ही वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों का ये सभी जितनी चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई मैक्सिमम चीजें तैयार होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा जरूर आप लोग प्रोत्साहित करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की है मैंने और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स पाओ, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की है। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक मेरे डीएलएड के भाई बहन जिन्होंने भी अभी तक तैयारी अपनी बहुत अच्छी नहीं की है उनकी तैयारी अच्छी हो सके। और अगर इतना ही कोई पढ़ करके चला जाता है तो भी उसके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं इस पेपर में। और दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगी, टेलीग्राम को आप हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी पता है कि इसी तरीके से मैंने लिख करके आपके हर एक वीडियो को, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को बनाया है। आपको यहाँ पर आई बटन कोने में मिलेगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछिए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके लिए जहाँ तक हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल लाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों बस आपको ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना है और सभी वीडियोस को देखते रहना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज ऑलरेडी आपको पता है मैंने करवा दिया है। सभी विषयों कि आपको कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर मिलेगी और वैसे भी अगर आप सभी विषयों को पढ़ करके यहाँ से जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छे नंबर पाएंगे अपने एग्जाम में। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा करना। आप लोग के लाइक और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही बने रहिएगा और आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं ऐसे ही लेकर के आने वाली हूँ बहुत जल्द और आप लोग की तैयारी अच्छे से अच्छी हो, मेरा प्रयास यही रहेगा। बस आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। ऐसे ही बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसे ही टारगेट यूपी टेट परिवार से जुड़े रहिए। जय हिंद।